हेलो रिबन दिस एडवोकेट रविचंद्र हेयर वेलकम यू ऑल ऑन सामर्थ्य आई जुडिशरी। देखिए मिशन राजस्थान एपीओ के प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत निर्वासन और पीड़ितों के अधिकार के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नमेंट एंड द राइट्स ऑफ विक्टिम्स। एससी एसटी एक्ट 1989 के चैप्टर 3 में एक्सटर्नमेंट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत स्पेसिफिकली तरीके से इंक्लूड किया गया था। क्या होता है एक्सटर्नमेंट, क्या होते हैं राइट्स ऑफ विक्टिम्स, अगर आप पीड़ित हैं एससी एसटी एक्ट के तहत आपके पास क्या अधिकार है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले आज समर्थ है जुडिशरी पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ साझा करिए और जितना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं इस चैनल को करिए। एक्सटर्नमेंट के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसके साथ डील करने वाले हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर 3 जब आप खोलोगे ना एससी एसटी एक्ट का, तो उसमें बहुत स्पेसिफिकली तरीके से एक्सटर्नमेंट के बारे में बताया हुआ है। लेकिन उसके पहले एक्सटर्नमेंट को समझिए होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ से कैसे अलग है। अगर आप आईपीसी के सेक्शन 53 को पढ़ोगे तो वहां पे पनिशमेंट का टाइप दिया हुआ है। एआईबी में पूछा भी गया है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है पनिशमेंट कितने तरह के दिए हुए हैं। तो 5 तरीके के दिए हुए हैं, पहले 6 तरीके के होते थे। उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ भी होता था, पर अब ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा पनिशमेंट हमारे 53 आईपीसी में नहीं है, ना ही 58 में है, ना ही 59 ऑफ द आईपीसी के तहत है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ जो पहले पनिशमेंट हुआ करता था उससे अलग है एक्सटर्नमेंट। तो एक्सटर्नमेंट होता क्या है, कहता है कि एक्सटर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है दैट प्रिवेंट्स पीपल from entering into a particular place for a certain time period due to their ability to affect that place conditions by criminal activity as exhibited by the conduct, and this system of restraining the criminal activity is known as externment। समझिए हिंदी में क्या कहता है। एक्सटर्नमेंट मतलब कि एक सर्टेन अथॉरिटी के पास पावर है कानूनन कि एक बंदे को या फिर एक पर्सन को एक पर्टिकुलर एरिया में एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इंटर करने से हम रोक देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले हो, या तो तुमने पहले ऐसा कुछ कर रखा है जिससे हमें एक्सपेक्ट है, या तो तुम्हारे बिहेवियर से हमें पता चल रहा है दैट यू आर गोइंग टू कमिट अ क्रिमिनल ऑफेंस इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो हम आपको उस एरिया में इंटर करने से एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रोक देंगे, एक्सटर्नमेंट कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ क्या होता था कि आपने ऑफेंस कर दिया, अब हम आपको पनिशमेंट के रूप में काले पानी की सजा दे रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल हुआ करता था, वहां जाके आपको बंद कर दिया हमने लॉन्ग लाइफ पीरियड के लिए, मतलब 10 15 20 सालों के लिए हमने बंद कर दिया, वहां पे हो सकता है लाइफ टाइम बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है एक्सटर्नमेंट में कि हमने आपको उस एरिया में सिर्फ जाने से रोका है, बल्कि आप उस एरिया के अलावा कहीं भी रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस एरिया में नहीं रह सकते आप। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ में लोकेशन निश्चित थी कि हम उसी जगह पे ले जाके तुम्हें रखेंगे, या कई बार पता ही नहीं होता था कहां लेके गए। लेकिन एक्सटर्नमेंट में हमने आपको एक एरिया में इंटर करने से रोका है, बल्कि आप कहीं रह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ में हम आपको एक एरिया में जाके बंद कर देंगे। तो ये थोड़े से कुछ डिफरेंसेस थे एक्सटर्नमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ में, जो आपको समझना बहुत जरूरी था। कई लोग मिस कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि भाई दोनों चीजें सेम है, नहीं। अब हमें जरूरत क्यों है एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन जो है क्रिमिनल एक्टिविटी पे वो बना रहे। अब आगे समझिए, इंडिया में आईपीसी के तहत आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 में मिल जाएगा इसके बारे में आपको, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एक्ट में मिल जाएगा, असम मेंटेनेंस एक्ट में मिल जाएगा और कर्नाटका पुलिस एक्ट में। तो इंडिया के कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जहां पे आज भी ड्यू टू सर्टेन रीजंस एक्सटर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो है इंक्लूडेड उनके पनिशमेंट्स में, स्टेट पुलिस एक्ट्स में। लेकिन अब ये क्वेश्चन आर्टिकल को अगर आप ध्यान देखो 14, 19 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनके साथ कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे जजमेंट्स में, अगर आप ध्यान से इनको कभी गूगल करके पढ़ना आप, इनमें सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है एक्सटर्नमेंट एक ऐसा पनिशमेंट है, एज सच ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह रखा है कि देने में कोई तकलीफ नहीं, एक्सटर्नमेंट एक अच्छा पनिशमेंट हो सकता है अनलेस आर्टिकल 40, 90, 21 का एक कंप्लीट वायलेशन ना करे। मान लो किसी को आप इक्वालिटी के नाम पे, अब भाई एक्सटर्नमेंट आप बहुत बड़ा पनिशमेंट हो गया, किसी को एरिया में रोक देते हो, इक्वालिटी का तो वायलेशन है, पर ऐसा पनिशमेंट दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज को अपहेल्ड किया कि एक्सटर्नमेंट एज सच कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ का पनिशमेंट नहीं, वो अलग था, ये अलग है। इन सारे जजमेंट को कभी गूगल करके पढ़ना आपको ही मिलेगा। लेकिन एक्सटर्नमेंट आपको एज सच इंडिया लेवल पे नहीं मिलेगा, कुछ स्टेट स्पेसिफिक है वहां पे है एक्सटर्नमेंट पनिशमेंट दिया भी जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको अपहेल्ड भी किया हुआ। आर्टिकल 40, 90, 21 का वायलेशन तो करता है ही कहीं ना कहीं है, पर कंप्लीट तरीके से नहीं करता। देखिए फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इसको कल्टेल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में ये भी कह रखा है, आप सबको पता होगा। तो इसी के मद्देनजर एक्सटर्नमेंट के बारे में बताया हुआ है। अब समझिए सेक्शन 10 क्या कहता है, रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस। भाई अगर आप एससी एसटी एक्ट को पढ़ोगे तो सेक्शन 10 साफ साफ कहता है कि स्पेशल कोर्ट को जब भी सेटिस्फैक्शन होता है, या तो उसके पास कोई कंप्लेंट कर दिया पुलिस रिपोर्ट पे कि एक पर्सन एक शेड्यूल्ड एरिया में या ट्राइबल एरिया में, जो भी आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिफाइन किया हुआ शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया,
वहां पे चैप्टर 2 जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली बार, उसमें जो भी ऑफेंसेस मैंने आपको पढ़ाया था, वैसा कोई भी ऑफेंस कमिट करने वाला है तो उस एरिया में उस बंदे को जाने से हम रोक देंगे, एक्सटर्न कर देंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नमेंट। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया हुआ है। पावर किसके पास है, स्पेशल कोर्ट के पास पावर है, उसके सेटिस्फैक्शन के ऊपर है। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए उसको रोक सकते हैं। पहले 2 साल हुआ करता था, 2016 में हमने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 3 साल कर दिया। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे कहता है कि स्पेशल कोर्ट आपको बताएगा भाई किन किन बेसिस पे हम तुम्हें ऑर्डर्स दे रहे हैं। आगे भी कहता है स्पेशल कोर्ट कभी भी 30 दिन के अंदर, जिस दिन भी ऑर्डर दिया एक्सटेंडमेंट का, उसके 30 डेज के अंदर उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है, रिवोक कर सकता है, या जो भी उसको सही लगता है वो कर सकता है। सेक्शन 10 में बातें कह रखी है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 में बातें कह रही है कि कितने दिन के अंदर कर सकता है, 30 दिन के अंदर। ठीक है। सेक्शन 11 समझिए, प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम एरिया एंड इंटर देयर ऑन आफ्टर रिमूवल। अब कहता है कि प्रोसीजर क्या होगा अगर जो पर्सन है वो फेल हो जाता है उस एरिया से अपने आप को बाहर ले जाने में, या फिर उसके बाद इंटर कर जाता है। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर आप फेल हो जाते हो, या अगर आपको रिमूवल का ऑर्डर दिया गया था उसके बाद आप इंटर कर जाते हो, तो आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, आपको उसके बाद रिमूव कर सकता है उस एरिया से, और कहीं भी ले जाके क्या कर सकता है, कस्टडी में रख सकता है। सेक्शन 11 में बातें कह रखी है। सेक्शन 12 कहता है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सेक्शन 12 कहता है, टेकिंग मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स ईटीसी ऑफ पर्संस अगेंस्ट हुम ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज मेड। कहता है सेक्शन 12 में कि जब भी कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि उस पर्सन के मेजरमेंट्स को लिया जाए, उसके फोटोग्राफ्स को लिया जाए, ताकि हमें पता रहे कि वो पर्सन उस एरिया में इंटर ना करे। ठीक है। उसके अलावा जो भी नेसेसरी मीन्स है, उन नेसेसरी मीन्स का यूज करके आप रेसिस्ट नहीं करें। अगर आप रेसिस्ट करो, इट्स अ क्राइम अंडर सेक्शन 186 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आपने रेसिस्ट किया फोटोग्राफ्स लेने में या मेजरमेंट्स लेने में, तो वो अनलॉफुल माना जाएगा और 186 का पनिशमेंट माना जाएगा आईपीसी के तहत। 186 कहता है कि अगर कोई पब्लिक फंक्शन कर रहा है, कोई पब्लिक अथॉरिटी, उसको आप रोक नहीं सकते, 3 महीने की पनिशमेंट है उसमें। इसके बारे में बात करी गई है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 कहता है कि जब भी कोई ऐसा ऑर्डर सेक्शन 10 के तहत दिया गया था एक्सटेंडमेंट का, अगर वो रिवोक हो जाता है, तो जो भी नेगेटिव्स हैं, जो भी फोटोग्राफ्स हैं, उसको हम डिलीट कर देंगे, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर उस पर्सन को हम क्या कर देंगे, लौटा देंगे। ये बातें इंपॉर्टेंट थी। सेक्शन 13 समझिए क्या कहता है, पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 10। कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कंट्रावीन करता है स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर को, सेक्शन 10 के तहत जो दिया गया था, उसको 1 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ये बातें सेक्शन 13 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 10 के वायलेशंस पे आपको 1 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। तो बताओ, एक चीज बताओ कि आप इंटर कभी नहीं कर सकते क्या वहां पे? नहीं कर सकते हैं। अगर आप मान लो उस एरिया से आपको रिमूव कर दिया जाता है, आपको ऑर्डर दिया जाता है सेक्शन 10 में, पर आपकी मान लो किसी रिलेटिव की शादी हो, तो आप विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 में कह रखा है कि आप पनिशमेंट अगर आपको इसके सेक्शन 10 में दिया हुआ है ना, तो आप कोर्ट से परमिशन लेकर के आप उस एरिया में जा सकते हैं उतने ही टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड के लिए आपको परमिशन देती है कोर्ट। अगर आप उसके बाद वहां रुकते हैं तो फिर से अरेस्ट किया जा सकता है। अगर आप उसके बाद अवहेलना करते कोर्ट के ऑर्डर्स को, तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। बात सेक्शन 11 में लिखी हुई है। ठीक है। चैप्टर 4A समझिए। देखिए, चैप्टर 4A एक्चुअली बाद में ऐड किया गया था, इनिशियली 1989 में था नहीं, पर बाद में लोगों को लगा कि यार विक्टिम्स के राइट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। विटनेसेस आते ही नहीं थे SC/ST एक्ट में। अगर क्या होता था, कई बार गवाह ही नहीं आते थे, उनको डर लगता था कि भाई जो देखिए सो कॉल्ड अपर एंड लोअर कास्ट की बात तभी ये बनी थी कानून ना, तो उनको ऐसा डर लगता था कि जो अपर क्लास के लोग हैं सो कॉल्ड, वो कहीं ना कहीं आके हमें परेशान करेंगे, विटनेस हूं मैं गवाही दूंगा तो मेरे खिलाफ। वो आज भी है, कहीं ना कहीं आपको समझने को मिल जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कास्ट एंड SC/ST। विटनेसेस को थ्रेटन आज भी किया जाता है, एंड दैट्स अ पनिशेबल ऑफेंस एज वेल, आपको पता होगा। तो 2016 में जाकर के फिर ऐड किया गया था चैप्टर 4A बेसिकली, जो बात करता है राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस की। तो सेक्शन 15A कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स, देयर डिपेंडेंट्स, आपको डिपेंडेंट्स के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, एंड विटनेसेज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेशन और कोर्जन और इंड्यूसमेंट और वायलेंस और थ्रेट्स ऑफ वायलेंस। अगर विक्टिम्स को या विटनेस को किसी भी तरीके का धमकी देता है, या किसी भी तरीके से जान से मारने की धमकी, या कोई कोर्जन है, कोई भी वायलेंस से रिलेटेड कुछ भी ऐसा थ्रेट दिया जाता है, तो स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि उसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस बनाया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए उनके विक्टिम्स को और उनके डिपेंडेंट्स को और साथ में विटनेसेस को। आगे कहता है एक विक्टिम को फेयरनेस के साथ ट्रीट करना, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, डिग्निटी के साथ ट्रीट करना, विथ ड्यू रिगार्ड टू एनी स्पेशल नीड दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द विक्टिम्स एज और जेंडर और एजुकेशनल डिसएडवांटेज और पॉवर्टी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आप पीड़ित हो, आप एक लड़की हो, मान लो आप SC/ST के तहत पीड़िता हो और आप कोर्ट आप थाने जाते हो, तो आपको वहां पे आप पढ़े लिखे भी नहीं हो मान लो, तो आपको स्पेशल नीड देना पड़ेगा ना। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको बताएगी हर एक चीज। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो सेक्शन 15A के तहत वायलेशन कर रहा है वो। ठीक है। विक्टिम और हिज डिपेंडेंट शैल हैव द राइट टू रीजनेबल
accurate and timely notice of any court proceeding, including any bail proceeding, and the special public prosecutor or the state government shall inform the victim about any proceedings under this act. ये बातें समझ रहे हो आप? आगे कहता है देखिए, notwithstanding anything contained in the CRPC, the special court or the exclusive special court trying a case under this act shall provide to a victim, his dependent, informant or witnesses. क्या क्या प्रोवाइड करेगा? कंप्लीट प्रोटेक्शन टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस. भाई जस्टिस होने के लिए जितनी चीज़ों की जरूरत हो सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, सोशियो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, एंड रीलोकेशन. कई बार रीलोकेशन भूल जाते हैं लोग. क्या रीलोकेशन एक ऐसा राइट है विक्टिम्स का या विटनेसेस का? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सेक्शन 15A में बातें दी हुई कि रीलोकेशन भी एक तरीके का विक्टिम या विटनेसेस या इन्फॉर्मेंट का क्या है, राइट है. ये बात आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आगे देखिए, कहता है अगर आप आगे कहता है सेक्शन 8 में, अगर सबसेक्शन 8 में पढ़ोगे कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी विटनेसेज हैं उनका नाम कंसील किया जाए, लोगों को पता ना चले, इजीली एक्सेसिबल ना हो पब्लिक में. डायरेक्शंस फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द विटनेसेज. उसके अलावा टेक इमीडिएट एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग to harassment of a victim, informant of witness, and on the same day if necessary pass appropriate orders for the protection. भाई कोर्ट को लगता है कि विटनेस को क्या किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, तो उसको उसी दिन ऑर्डर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास है? कोर्ट के पास है. प्रोवाइजो कहता है कि कोई भी ऐसा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंप्लेंट रिसीव्ड अंडर क्लाउज shall be tried separately from the main case by such court and concluded within a period of 2 months from the date of receipt of the complaint. मान लो कोई कंप्लेंट करता है कोर्ट के सामने कि सर मुझे थ्रेटन किया जा रहा था या सर मेरे को हैरास किया जा रहा है, तो 2 महीने के अंदर उसके ऊपर तुरंत जजमेंट देना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की या कोर्ट की. मतलब सिंपली मैं एक स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की बात कर रहा हूं यहां पे. आगे कहता है प्रोवाइजो फर्दर दैट वेयर द कंप्लेंट अंडर क्लाउज सी इज अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट. मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट करा कि सर वो हैरास कर रहा था मुझे, पब्लिक सर्वेंट द सेम डेफिनेशन अंडर आईपीसी. The court shall restrain such public servant from interfering with the victim, informant or witnesses as the case may be in any matter related or unrelated to the pending case except with the permission of the court. ये उसके खिलाफ पनिशमेंट के रूप में दिया जा सकता है कि आप इंटरफेयर नहीं करोगे बिना परमिशन ऑफ द कोर्ट के. पब्लिक सर्वेंट को कह सकती है कोर्ट. ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है. इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट टू स्पेसिफाई एंड एप्रोप्रिएट अ स्कीम to ensure implementation of the following rights and entitlements of victims and witnesses in access justice. देखिए बहुत सिंपल है. सेक्शन 15 ने सबसेक्शन 11 में अगर आप इस चीज को जाओगे तो पढ़ लोगे, कुछ नहीं है. आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई किस सबसेक्शन में स्कीम के बारे में बात करेंगे, स्कीम में क्या लिखा हुआ है, FIR कॉपी उनको प्रोवाइड करना, उनको सारे जो भी आप एक बार पढ़ना उसमें सेम चीजें लिखी हुई. देयर इज नथिंग ऐसा जो हमें बहुत ज्यादा बताने की. एक जो राइट्स विक्टिम्स के, जो विटनेसेस के राइट्स हैं उसके रिगार्डिंग स्कीम जितने भी हैं, जैसे FIR की कॉपी देना, उसके अलावा इमीडिएट रिलीफ इन कैश, कोई भी एट्रॉसिटी विक्टिम है उसके ऊपर डिपेंडेंट, उसके अलावा प्रिकॉशंस लेना मेडिकल एग्जामिनेशंस के रूप में. एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं एट्रॉसिटी विक्टिम्स के और फिर उसके रिलेटिव्स के, डिपेंडेंट्स के, ये सारे से रिलेटेड स्कीम्स या फिर मैं बहुत कहूँ तो योजना बनाने का अधिकार या फिर ड्यूटी किसके पास है? स्टेट के पास है. यह स्पेसिफिकली बोला हुआ है SC/ST एक्ट में कि आपकी जिम्मेवारी बनती है एज अ स्टेट कि आप हर वो कदम उठाइए जिससे कि विक्टिम्स और विटनेसेस के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. स्कीम बनाइए. आगे कहता है it shall be right of the atrocity victims or their dependents to take assistance from the NGO, social workers और advocates. ये सारी बातें राइट्स ऑफ द विक्टिम चैप्टर 44A के तहत बातें बता रखी हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है. लास्ट एक वीडियो रह जाएगा SC/ST एक्ट का, जल्दी आप सबके साथ मिलूंगा. उसके बाद कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे कि रूल्स भी बहुत जरूरी है SC/ST एक्ट में पढ़ना. एज एन एडवोकेट भी समझना आपको बहुत जरूरी है और एज एन APO की एग्जाम की तैयारी में भी आपको रूल्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कंक्लूजन का पार्ट होगा, उसके बाद हम रूल्स के बारे में बात करेंगे. दोनों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में इसको मिल जाएंगे लिंक्स आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच.